जहाँ तक अरुण गोयल जी के इस्तीफे की बात है, ताज्जुब की बात है कि वेस्ट बंगाल को लेकर उस संदर्भ में ये इस्तीफ़ा दिया गया। अब इसके पीछे क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक जो अहम बात है जो देश के सामने आनी चाहिए कि इस देश में जो जैसे एक मकान की नींव होती है, इस देश की नींव हमारा संविधान है, लोकतंत्र की नींव संविधान है। और संविधान के 3 स्तंभ होते हैं। एक कार्यकारिणी जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक विधायिका जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, और एक न्यायपालिका जो हमारी जुडिशरी है। अमृत नोनी आर्थो प्लस ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका केवल यही काम है कि जो चुनाव हो वो ऐसे तरीके से हो कि किसी एक को फ़ायदा ना हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और जिस तरह से चुनाव आयोग पिछले 10 सालों का अगर उनका मैं रवैया देखूं तो ऐसा लगता है कि वो सरकार की एक भाव है, आम है सरकार की। मैं जो सरकार कहती है वो करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ बिठा रखे हैं जो सरकार के इशारों पे चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता का मानना है। और जो हम जनता से, आम आदमी से बात करते हैं, वो जाहिर है कि सभी यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस संदर्भ में अरुण गोयल जी का इस्तीफ़ा देना एक अपने आप में महत्व रखता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो तीनों स्तंभ हैं जिससे लोकतंत्र मतलब कि जिंदा रहता है, वो तीनों स्तंभ इनके हाथों में है। जुडिशरी का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बाकी दोनों स्तंभ इनके हाथों में है। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, इनका प्रयास ये रहा है कि इनकी सोच के लोग कहीं जुडिशरी में आ जाएं। तो ये एक बड़ी दुखित बात है। और साथ में सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो चौथा स्तंभ है, जो संविधान से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जो लोकतंत्र को जिंदा रखता है, वो है आपकी न्यूज़ चैनल्स। ठीक है ना, वो जिंदा रखता है लोकतंत्र को। तो वो कहीं ना कहीं वो भी घुटने अपने टेक चुका है। तो उसने घुटने टेक दिए और अपनी विधेयिका ने, आपको मालूम है कि क्या वहाँ हो रहा है पार्लियामेंट में। और जहाँ के कार्यकारिणी का सवाल है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इनसे बढ़कर कमिटेड हैं। ठीक है ना, तो फिर रहा क्या? लोकतंत्र का ढांचा ही अगर इस तरह से गिर जाए तो लोकतंत्र का रहेगा क्या? और उस संदर्भ में अगर इलेक्शन कमीशन का आप देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन, और 5 जजेस का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन में जो कमेटी होनी चाहिए जो नियुक्ति करती है कमिश्नर की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री जी होने चाहिए और एक और होना चाहिए। उन्होंने उस जो फैसले को भी रद्द करके, समझ लीजिए कि नया कानून बना दिया। उसमें इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? इसीलिए कि अपनी मर्जी से ये नियुक्ति करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा भी इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन रह गया हो चुनाव से पहले। तो भर्ती करो और जो कहो वो करेंगे, ये लक्ष्य है इनका। What could be the reason
Arun resigned right before Lok Sabha? No, I can't possibly tell you the reason because I don't know the reason. But obviously there must be something quite significant, because it can't be that suddenly for personal reasons you resign because your term is still left. So obviously there must be some element of disagreement, but this is only speculation. I can't possibly, for any, with any sense of responsibility say that look, this is the reason. I don't know. But it is very worrying. What is really worrying is that if democracy is going to be decimated in this fashion. As you know that there are three pillars of democracy, namely the executive, the legislature, and the judiciary. The executive is already controlled by them. In fact, the executive wants to move faster than the government itself. They are so committed to the government and to their ideology. And then you have, of course, legislature, that is parliament, which is, as you know, the functioning of parliament, how people have been expelled, en masse expulsions, you don't allow, you switch off the mics, you don't focus the cameras, and you don't let people speak, and the treasury benches can speak for as long as they like. This kind of concentrated show of power, even within the legislature, is something that is very worrisome. And then, of course, there's the judiciary, where they are trying to, have people who are associated with their line of thinking to enter the judiciary. So these are very worrisome trends. And now with the Election Commission, which is responsible for free and fair elections, that Election Commission also has been captured. The institution itself has been captured. We've seen their functioning in the last 10 years. The level of independence that was shown by earlier election commissioners, may it be Lingdo, may it be other very, very prominent election commissioners, that seems to have vanished. Now the Election Commission seems to be the arm of the government. They do as the government says, and even decide on polling dates as the government says, and decide also the phases of polling as the government says. In how many phases in certain states it will be done as the government says. So this kind of capture of institutions ultimately will destroy the very foundations of our republic, and that's a very worrisome trend. And of course, last of all is the media. I mean, the media is the fourth pillar of democracy in any country, in any democratic country, that has completely is lying prostrate before this government, as we see, and therefore nobody is in fact watching the mainstream channels anymore. Sir, earlier there were some reports which are also coming in that there are differences between the CEC and EC, and that is the reason. Do you see this is one of the reasons why Arun Goyal has resigned? No, I don't know. I mean, the Lavasa also went away, Yeah. So you know the reasons there as well. And so this has been happening only in the recent past. Now, I don't know what the reasons are because I can't possibly speculate. But obviously there must be some level of difference of opinion. That, of course, I cannot tell you about because I don't know.